मनुष्य जीवन में अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई बात होती है, कोई चीज होती है, तो वो है उसका वैवाहिक जीवन। क्योंकि अगर आपके पास गाड़ी हो, बंगला हो, पैसे हो, सब कुछ हो, लेकिन आपका वैवाहिक जीवन ठीक नहीं है, तो आपके जीवन में कोई अर्थ नहीं। लेकिन आपके जीवन में कुछ कमी आए, लेकिन फिर भी आपका जीवन सही है, तो आपके जीवन में निश्चित तौर पर आनंद अवश्य ही आएगा और रहेगा। तो इसलिए वैवाहिक जीवन इतना महत्वपूर्ण होता है। लेकिन इस वैवाहिक जीवन को चार चांद लगाने वाला व्यक्ति होता है आपका जीवन साथी, आपका लाइफ पार्टनर, यानी कि स्पाउस। वो किस प्रकार से, उसके ऊपर निर्भर करता है कि आपका वैवाहिक जीवन किस प्रकार से जाए। और आज के वीडियो का यही विषय है कि वैवाहिक जीवन में आपके जीवन साथी किस प्रकार से रहेगा, उसका नेचर क्या रहेगा, उसका लुक्स क्या रहेगा, उसका डिस्टेंस क्या रहेगा, उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, वो कहां से आएगा, ये सब कुछ जानेंगे आज के वीडियो में। प्रणाम, ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर अभिजीत। पिछले 12 साल से मैं एस्ट्रो वर्ल्ड से जुड़ा हुआ और लगभग बहुत सारे स्टूडेंट को मैं एस्ट्रो में ट्रेन कर चुका हूं, पराशरी नक्षत्रांश एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से। तो चलो देखते हैं आज इस विषय के बारे में। जो आज का हमारा विषय है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस प्रश्न को जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि आखिर हमारा जीवन साथी क्या होगा, किस प्रकार से होगा, उसका नेचर क्या होगा, लुक्स क्या होगा। तो यही आज का विषय है। तो देखिए, आज का टॉपिक है ऑल अबाउट लाइफ पार्टनर, यानी कि स्पाउस। तो इसमें हम क्या क्या देखेंगे। तो डिस्टेंस, डायरेक्शन को देखेंगे, यानी कि वो किस जगह से होगा, डायरेक्शन क्या होगी, कितने डिस्टेंस से होगा, यानी कि दूरी कितनी होगी। फिर नेचर को देखेंगे, उसके लुक्स को देखेंगे, क्या लुक्स होंगे। फिर प्लेस स्ट्रक्चर, यानी कि वो कौन से जगह से, उस जगह का एक सिनेरियो हम देखेंगे। फिर सोर्स ऑफ पाउस, यानी कि कौन से, यानी कि वो कौन सा सोर्स होगा जिससे आपका लाइफ पार्टनर मिल सकता है। फिर एडिक्शन, या फिर कोई सेक्सुअल वीकनेस है, या फिर रिलेशन विद द इन लॉज, ये सबसे महत्वपूर्ण है। एक्सपेंसेस इन मैरिज, मैरिज में क्या ज्यादा एक्सपेंसेस हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, क्वालिटी ऑफ फैमिली, ये सब कुछ जानेंगे आज के इस विषय, आज के इस वीडियो में। तो चलो देखते हैं। पहला जो पॉइंट है, पहला जो सब्जेक्ट है, यानी कि पहला पॉइंट है, वो है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। तो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन देखने के लिए आपको क्या देखना है। तो देखिए, 4th हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस, यहां पर देखिए आपको क्या देखना है। सबसे महत्वपूर्ण बात को समझिए। अगर देखिए, लाइफ पार्टनर का डिस्टेंस हमें क्या देखना है, लाइफ पार्टनर का डिस्टेंस हमें देखना है। डिस्टेंस यानी कि लाइफ पार्टनर कहां, कितने दूरी से मिल सकता है और किस डायरेक्शन से मिल सकता है। यह जानने के लिए हमें 4th हाउस, 10th हाउस और 7th हाउस, इनके कॉम्बिनेशन को देखना बहुत आवश्यक होता है। लेकिन इसमें प्रमुख है 7th हाउस, और जो सपोर्टिव हाउसेस है वो है 4th हाउस और 10th हाउस। 4th हाउस क्यों? क्योंकि वो खुद आपका घर है, और 10th हाउस क्योंकि ये आपके जीवन साथी का घर है। तो इनका कॉम्बिनेशन हमें कोलैबोरेट करना होगा 7th हाउस के साथ, तभी हम इस विषय को जान सकते हैं। और किस प्रकार से करना चाहिए, यही हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं इस विषय को बड़ी गंभीरता से, क्योंकि ये गंभीर विषय है। तो कुछ गंभीर विषय जब आते हैं तो हमें भी गंभीर होना आवश्यक होता है। तो देखिए, अगर इस विषय को समझना होगा तो हमें क्या, देखिए ये 4th हाउस है, ये 7th हाउस है, और ये 10th हाउस है। तो इन हाउस को कोलैबोरेट करना होगा, तभी हम इस विषय को समझ सकते हैं। हमें क्या देखना है, डायरेक्शन और डिस्टेंस, यानी कि जो जीवन साथी कहां से होगा, किस जगह से होगा और कितनी दूरी से होगा, ये हम जान सकते हैं। इसके लिए कौन से हाउस देखने हैं आपको, 7th हाउस प्रमुख रूप से, क्योंकि वो मैरिड का हाउस है। देन 4th हाउस, 4th हाउस आपका हाउस है, खुद का हाउस है। और 10th हाउस आपके जीवन साथी का हाउस है। इनको कोलैबोरेट करना है, तब आप जान सकते हैं कि कहां से है, किस दिशा से है और कितनी दूरी से है। तो पहले देखेंगे हम डिस्टेंस, यानी कि कितने डिस्टेंस से होगा। पहले तो डिस्टेंस देखने के लिए आप समझिए कि इसमें प्रमुख पॉइंट को समझिए कि 9th हाउस, जब भी 7th लॉर्ड का कनेक्शन 9th हाउस से, 12th हाउस से और 3rd हाउस से होता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जब भी 7th हाउस का कनेक्शन 9th हाउस से, 12th हाउस से और 3rd हाउस से होता है, तब जीवन साथी की दूरी, यानी कि बहुत डिस्टेंस, यानी कि उसका जो स्थली होता है वो बहुत दूर से होता है, यानी कि जीवन साथी का लोकेशन बहुत दूर होता है। क्यों? क्योंकि 9th हाउस भी लॉन्ग डिस्टेंस दिखाता है, 12th हाउस उससे ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस दिखाता है, और 3rd हाउस भी लॉन्ग डिस्टेंस दिखाता है। लेकिन इसमें से सबसे ज्यादा डिस्टेंस 12th हाउस दिखाता है, 9th हाउस उसके बाद और 3rd हाउस उसके बाद। तो ये प्रमुख चीज आप याद रखिए। फिर उसके बाद एक चीज को याद रखिए कि जब भी 7th लॉर्ड मीन राशि में होता है, जब भी 7th हाउस मीन राशि में, जुपिटर, राहु
या शुक्र के साथ होता है, स्पेशली जब भी मीन राशि में होता है या फिर राहु के साथ होता है तब भी लॉन्ग डिस्टेंस होता है। इस रूल को आप याद रखिए, जब भी मीन राशि में होता है तब भी कहीं ना कहीं तो लॉन्ग डिस्टेंस होता है, या फिर सेवंथ लॉर्ड राहु के साथ होता है तब भी लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। किस प्रकार से देखना चाहिए वही हम आगे देखेंगे। देखिए रूल क्या है, रूल मतलब आपको देखना क्या है, सेवंथ लॉर्ड अगर 9th हाउस में है, 12th हाउस में, 3rd हाउस में है या मीन राशि में है तो लॉन्ग डिस्टेंस अवश्य ही रहेगा। फिर कितनी दूरी रह सकती है डिस्टेंस, इसके लिए देखिए अगर 3rd हाउस में है तो आप 70 किलोमीटर या 70 किलोमीटर के बाद, 70 किलोमीटर लगभग 60 या 70 किलोमीटर आप कंसिडर कर सकते हैं। अगर 9th हाउस है तो लगभग 70 किलोमीटर के बाद, यानी कि 80-90 के 70 से लेकर 90 किलोमीटर तक आप कंसिडर कर सकते हैं। 70, 80 या 90 किलोमीटर तक आप इस 9th हाउस में कंसिडर कर सकते हैं। अगर 12th हाउस है तो 12th हाउस लगभग 100 किलोमीटर और 100 किलोमीटर के बाद का डिस्टेंस होता है, इसे याद रखिए। जब भी 12th हाउस का कनेक्शन आता है तो 100 किलोमीटर के बाद या नियर अबाउट 100 किलोमीटर, 9th हाउस 100 किलोमीटर नियर अबाउट लेकिन बिलो द 100 किलोमीटर, और 3rd हाउस लगभग 60-70-80 किलोमीटर के बीच में डिस्टेंस रहता है। 70 किलोमीटर रह सकता है, 80 किलोमीटर। 9th हाउस 90 किलोमीटर या 100 किलोमीटर दिखाता है, और 12th हाउस 100 किलोमीटर के बाद का डिस्टेंस इंडिकेट करता है, ये आप याद रखिए। इस चीज को याद रखिए, ये पहला रूल, ये पहला मैं आपको यहाँ पर पहली चीज आपको यहाँ पर बता देता हूं कि आपको क्या क्या देखना है। आपको देखना है 7th हाउस, फिर देखना है 9th हाउस, 12th हाउस और 3rd हाउस का कनेक्शन, तो डेफिनेटली लाइफ पार्टनर की दूरी ज्यादा होगी। फिर उसके बाद मेन रूल, फिर उसके बाद मेन पॉइंट्स को देखिए आपको देखना क्या है, 7th लॉर्ड, फिर 7th हाउस, फिर 4th हाउस और फिर उसके बाद 10th हाउस। तो इनको कोलैबोरेट किस प्रकार से करना है, देखिए इसमें आपको मेन हाउस जो लेना है वो है 7th हाउस, 7th लॉर्ड। फिर 7th लॉर्ड आपको देखना क्या, 7th लॉर्ड कितने दूरी पर है 4th हाउस से, कितना डिस्टेंस है, कितना दूर है 4th हाउस से। 7th लॉर्ड, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 7th लॉर्ड 4th हाउस से कितना दूर जा चुका है वो देखना है, उतनी दूरी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 7th लॉर्ड 4th हाउस से, 7th लॉर्ड 4th हाउस से कितना दूर है, कितना लॉन्ग डिस्टेंस है, फास्ट है या लॉन्ग डिस्टेंस पे, उतनी दूरी होगी। किस प्रकार से इसको देखना है, जैसे कि अगर 7th लॉर्ड 5th हाउस में है, 4th हाउस में, 5th हाउस में, 6th हाउस में है तो डिस्टेंस कम रहे, इसे आप याद रखिए। अगर 4th हाउस में तो उसी टाउन से या उसी शहर से या उसके आसपास से मिल सकता है, नियर अबाउट आप 20 किलोमीटर बोल सकते हैं, 10 या 20 किलोमीटर। अगर यहां पर है 5th हाउस में, 5th हाउस में, तो लगभग 20 या 30 किलोमीटर के बीच में आप डिस्टेंस ले सकते हैं। अगर 6th हाउस में है तो भी डिस्टेंस कम रहेगा, नियर अबाउट इसका डिस्टेंस रहता है 40 किलोमीटर। अगर 7th हाउस में है, 7th हाउस में है तो भी इसका डिस्टेंस लगभग कुछ ही दूरी पे रहता है, 50 किलोमीटर। लेकिन मीन राशि में नहीं होना चाहिए, और राहु के साथ और मीन राशि में है 7th हाउस में तो भी लॉन्ग डिस्टेंस रह सकता है। 8th हाउस में लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस दिखाता है, 8th हाउस में स्पेशली राहु के साथ लॉन्ग डिस्टेंस होता है, यानी कि लगभग 80 किलोमीटर, 70-80 किलोमीटर आप समझ सकते हैं 8th हाउस में। अगर 11th हाउस में है तो भी डिस्टेंस नियर अबाउट 60 to 80 किलोमीटर रहता है, इस चीज को याद रखें। अगर 2nd हाउस में है तो डिस्टेंस नियर अबाउट घर के पास भी रह सकता है, और लेकिन 12th हाउस में, 2nd हाउस में कंफ्यूजन है। इसमें यह होता है कि इसमें घर के नजदीकी, फैमिली के नजदीकी रिलेशन में रहता है, लेकिन इसके लिए जब भी 7th लॉर्ड 12th हाउस में होता है, इसके लिए आपको देखना होता है 10th हाउस, क्योंकि वो आपके जीवन साथी का भी घर है। तो इसमें देखना क्या है, फिर आपको देखना क्या है कि 10th लॉर्ड 7th हाउस से कितनी दूरी पर है, इसको भी आपको कंसिडर करना है, और दोनों का मिलान करके आपको प्रिडिक्शन निकालना है। जैसे कि अगर 10th लॉर्ड 7th हाउस से कितना दूरी पर है ये देखना है। अगर 10th लॉर्ड अगर 2nd हाउस में है, 3rd हाउस में है या 1st हाउस में है तो भी लॉन्ग डिस्टेंस रहता है।
तो भी लॉन्ग डिस्टेंस रहता है। इस चीज को अगर 10th लॉर्ड अगर 8th हाउस में तो भी लॉन्ग डिस्टेंस रहता है। लेकिन आपको प्रमुख रूप से देखना है 7th लॉर्ड 4th हाउस से कितना दूरी, और लड़की के जो फीमेल्स होते हैं उनके चार्ट में तो 100% यही देखना है कि यहां से डिस्टेंस पता चलेगा। आपको देखना क्या है, 7th लॉर्ड 4th हाउस से कितना दूर है। पहले तो देखिए, आपको नियम ये याद रखिए कि 9th हाउस, 12th हाउस और 3rd हाउस का रूल याद रखिए, फिर मीन राशि का रूल याद रखिए, फिर इसके बाद 7th लॉर्ड कितने दूरी पर है 4th हाउस से ये याद रखिए, और उस प्रकार से आपको डिस्टेंस निकालनी है जो मैंने आपको पहले ही बताया। फिर उसके बाद अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप 10th हाउस को कंसिडर कीजिए, वो कितना दूरी बना के रख रहा है 7th लॉर्ड से। यानी कि जितना, जैसे कि 10th लॉर्ड अगर 12th हाउस में तो भी लॉन्ग रिलेशन होगा, 10th लॉर्ड 6th हाउस में है तो भी लॉन्ग रिलेशन होगा, क्योंकि आपको कंसिडर करना है इस प्रकार से, यानी कि इस डायरेक्शन से कंसिडर करना है आप। बट आपको फर्स्टली देखना है 7th लॉर्ड फ्रॉम द 4th हाउस, देन नेक्स्ट आपको यूज करना है सपोर्टिव 10th हाउस। समझ गए, ये चीज आप याद रखिए, आपको प्रिडिक्शन यहां से निकल सकता है, बहुत ही अच्छी तरीके से आप यहां से प्रिडिक्शंस निकाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको कुछ चीजें याद रखनी है जो मैंने आपको इस वीडियो में बता दी गई। फिर उसके बाद देखेंगे कि डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस क्या है, देखिए, अगर इस कुंडली का अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो इस कुंडली को देखिए, इस कुंडली में 7th लॉर्ड इज इन द 12th हाउस, 7th लॉर्ड इज इन द 12th हाउस, तो 7th लॉर्ड 12th हाउस में प्लेस है, इसका मतलब इसका जो जीवन साथी होगा वो दूर से होगा। तो लगभग 100 किलोमीटर, 120 किलोमीटर का डिस्टेंस है इनके और इनके लाइफ पार्टनर के स्थली के बीच। तो समझ में आएगा, 12th लॉर्ड 12th हाउस, 7th लॉर्ड इज इन द 12th हाउस, इस प्रकार से होता है। फिर आपको डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन देखने के लिए आपको क्या करना है, डायरेक्शन इज आल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर, लेकिन डायरेक्शन को देखना इतना आसान नहीं जितना हम समझते, या फिर राशियों के डायरेक्शन को देखना देखकर हम बता सकते, इतना भी आसान नहीं है डायरेक्शन बताना। लेकिन डायरेक्शन आपको जरूर अवश्य ही बता सकते। किस प्रकार से बताना है, देखिए, इसमें दो चीजों का आपको इस्तेमाल प्रमुख रूप से करना है, 7th लॉर्ड और 7th लॉर्ड किस नक्षत्र में प्लेस है, वो नक्षत्र लॉर्ड, उससे भी डायरेक्शन पता चलता है। फिर से मैं आपको कह रहा हूं, आपको बता रहा हूं, वो चीजें याद रखिए, 7th लॉर्ड वो कहां पे प्लेस है और उसका नक्षत्र स्वामी कहां पर प्लेस है, ये दो पॉइंट आपको देखने, और वहां से डायरेक्शन निकालना है, आपका डायरेक्शन लगभग सही आ जाएगा। किस प्रकार से देखना है, जैसे कि यहां पर देखते हैं 7th लॉर्ड भी शुक्र, जैसे कि इसमें दो चीजें हैं, एक तो राशियों का डायरेक्शन होता है, और फिर बेसिक जो काल पुरुष कुंडली है उसका भी डायरेक्शन होता है। जैसे लग्न को आप ईस्ट पकड़ सकते हैं, यानी कि पूर्व समझ सकते हैं, सेकंड हाउस को आप जैसे ईशान्य समझ सकते हैं, और 4th हाउस को आप उत्तर यानी कि नॉर्थ समझ सकते हैं, और फिर इन 5th हाउस 6th हाउस को आप जैसे कि वायव्य समझ सकते हैं, 7th हाउस को आप वेस्ट समझ सकते हैं और इस नैऋत्य समझ सकते हैं, और फिर 10th हाउस को आप दक्षिण दिशा समझ सकते हो, और 11th और 12th हाउस को आप आग्नेय दिशा भी समझ सकते हैं, इस प्रकार से समझ सकते हैं। फिर राशियों की दिशा तो अपने आप में होती है। तो अगर देखिए 7th लॉर्ड इज इन द लिब्रा साइन इन अग्नेय डायरेक्शन, ओके, अग्नेय डायरेक्शन को ये इंडिकेट कर रहा है, और जो वीनस का डायरेक्शन होता है, और सॉरी लिब्रा का डायरेक्शन जो होता है वो वेस्ट होता है, यानी कि मिथुन, लिब्रा और एक्वेरियस, इनका जो डायरेक्शन होता है वो वेस्ट होता है। तो आप बोल सकते हैं कि वेस्ट, क्योंकि यहां पर राशि का जब 7th लॉर्ड प्लेस होता है किसी राशि में तो राशि का डायरेक्शन लीजिए। मैं यहां पर फिर से रिपीट कर रहा हूं, 7th लॉर्ड जिस राशि में प्लेस है उस राशि का डायरेक्शन पहले तो नोट डाउन कीजिए, फिर उसके बाद 7th लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड देखिए। नक्षत्र लॉर्ड का उपयोग करना बेहद आवश्यक होता है। यहां पर देखिए, शुक्र का वीनस का नक्षत्र लॉर्ड है जुपिटर, विशाखा नक्षत्र में है तो जुपिटर होगा उसका नक्षत्र लॉर्ड। तो जुपिटर प्लेस इन द ईशान्य डायरेक्शन, ईशान्य है तो आप नॉर्थ भी ले सकते, नॉर्थ ईशान्य बोल सकते हैं, यानी कि नॉर्थ यानी कि उत्तर और ईशान्य, इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। क्योंकि तो आपको तीन राशियां मिल गई यहां पर, एक तो वेस्ट, नॉर्थ और एक तो वेस्ट, नॉर्थ
और ईशान्य। तो इसमें से देखिए, अगर आप यहां पर देखेंगे कि राशि इंडिकेट कर रहा है वेस्ट और नक्षत्र लॉर्ड इंडिकेट कर रहा है कहीं ना कहीं तो नॉर्थ। इसमें आप नॉर्थ और वेस्ट ले सकते हैं, आप ईशान्य को छोड़ दीजिए, इसमें आप नॉर्थ और वेस्ट ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि राशि जो 7th लॉर्ड प्लेस है वो वेस्ट इंडिकेट कर रहा है और उसका नक्षत्र लॉ में नॉर्थ इंडिकेट कर रहा है, तो वेस्ट के नियर अबाउट नॉर्थ है, तो इसलिए नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन ले सकते हैं। तो इनको आप बोल सकते हैं नॉर्थ या फिर वेस्ट डायरेक्शन को आपको आपका लाइफ पार्टनर मिल सकता है। इस प्रकार से आप उपयोग कीजिए। मैंने आपको जो टेक्निक बताया वो याद रखिए। पहले तो आपको देखना है कि 7th लॉर्ड किस राशि में प्लेस है, उस राशि की दिशा आप पिकअप कीजिए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है ये नो, उसके बाद उस ग्रह का नक्षत्र लॉर्ड देखिए, लेकिन नक्षत्र लॉर्ड देखते वक्त नक्षत्र लॉर्ड की काल पुरुष कुंडली की डायरेक्शन देखना है। 7th लॉर्ड की आपको राशि की डायरेक्शन देखना है और नक्षत्र लॉर्ड की काल पुरुष की डायरेक्शन देखना है। जैसे मैंने आपको कहा कि लग्न है ईस्ट यानी कि पूर्व है, 4th हाउस इज उत्तर, 7th हाउस इज वेस्ट, 10th हाउस इज दक्षिण। इस प्रकार से आपको विचार करना है। नक्षत्र लॉर्ड देखते वक्त आपको काल पुरुष की कुंडली का उपयोग करना चाहिए और 7th लॉर्ड देखते वक्त आप राशि का उपयोग करना चाहिए, और दोनों की डायरेक्शन निकालिए और तारतम्य में थोड़ा सा कॉमन सेंस का उपयोग कीजिए, आपको डायरेक्शन मिल सकता है। इसमें जैसे मैंने क्या कहा, नॉर्थ या वेस्ट से आ सकते, आप नॉर्थ बोल सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से आपको उपयोग विचार विनिमय अवश्य ही करना चाहिए। तो इस प्रकार से, और इनका जो है वो जीवन साथी नॉर्थ डायरेक्शन से, और इनको मैंने कहा था कि आपका जो जीवन साथी है वो उत्तर दिशा से होगा। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। फिर अगला पॉइंट को देखते हैं, आपको ये समझ में आया? फिर अगर आपको समझ में नहीं आया तो पॉज करके देखिए, आप रिपीट देखिए, आप सब कुछ चीजें समझ जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं नेचर एंड लुक्स। लाइफ पार्टनर का नेचर क्या होगा, लुक्स क्या होगा, इसके लिए देखना है तो आपको राशि देखनी है 7th हाउस में, फिर प्लैनेट्स देखना है, कारक देखना है यानी कि वीनस पुरुष के लिए, और स्त्री के लिए आपको मार्स देखना है, फिर 7th लॉर्ड को देखना है, ये हम बाद में देखेंगे। फिर हम देखते हैं प्लेस स्ट्रक्चर। प्लेस स्ट्रक्चर को देखने के लाइफ पार्टनर का घर कैसा होगा, किस प्रकार से होगा, घर के आजू बाजू क्या सिचुएशन है, क्या एनवायरमेंट रहेगा, ये भी हम जान सकते हैं। और किस प्रकार से जान सकते हैं, इसके लिए आपको 10th हाउस देखना है। फिर से यहाँ पर देखिए 10th हाउस देखना है, जैसे कि इस कुंडली को देखिए। यहाँ पर अगर आपको लाइफ पार्टनर के, आपके जीवन साथी या किसी क्लाइंट की जीवन साथी के बारे में, उसके घर के बारे में, उसके घर के आजू बाजू के एनवायरमेंट के सिचुएशन के बारे में जानना है तो आप 10th हाउस को देखिए। तो यहां पर से आप क्या देख सकते हैं कि जैसे 10th हाउस में आपको देखना क्या है, कौन से ग्रह, कौन से प्लैनेट्स प्लेस है, जैसे कि शुभ ग्रह या पाप ग्रह। जैसे अगर वीनस जुपिटर मरकुरी है, वीनस जुपिटर, स्पेशली वीनस जुपिटर है तो बहुत ही अच्छा एनवायरमेंट रहता है घर में, घर अच्छा रहता है, घर एक जैसे लग्जरियस हम बोल सकते हैं या अच्छे बोल सकते हैं। अगर जुपिटर है तो घर में स्पिरिचुअल एनवायरमेंट रहता है, वीनस है तो बहुत ही अच्छा घर रहता है। अगर वीनस है तो नियर अबाउट भी देख सकते। अगर वीनस है तो नियर अबाउट कहीं ना कहीं तो किसी देवी का टेम्पल होगा, यानी कि किसी गॉडेस का होगा, मां शक्ति का टेम्पल हो सकता है। अगर अगर जुपिटर है तो किसी समाधि स्थली हो सकती है, या गुरु दत्तात्रेय का या शिव का मंदिर हो सकता है। इस प्रकार से आप जान सकते हैं। अगर मून है तो भी शिव का मंदिर हो सकता है या मां गौरी का मंदिर हो सकता है। इसके बाद अगर मंगल है तो गणपति का मंदिर हो सकता है। मंगल है तो गणपति या हनुमान जी का नियर अबाउट मंदिर हो सकता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अगर शनि है दशम भाव में, तो शनि है तो आप बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं तो आपके लाइफ पार्टनर के जो एनवायरमेंट है या जो हाउस है उसके आजू बाजू का जो एनवायरमेंट है या परिसर जिसे हम बोल सकते हैं, वो कहीं ना कहीं तो अकेलेपन आपको महसूस होगा या उजाड़ेपन का महसूस होगा। क्योंकि जब सैटर्न होता है तो कहीं ना कहीं तो घर समाज से या शहर से कटा हुआ होता है। अगर शहर में है तो भी आसपास का एनवायरमेंट उतना उल्लासित नहीं होता। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। देखिए बहुत सारी चीजें आप इसे डिटेल में भी मैं जितना ज्यादा हो सके मैं बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन यहां पर देखिए कि लिमिटेशन है। देखिए यहां पर अगर केतु क्या है, बंजर है, यानी कि कहीं दूरी पर ऐसे व्यक्ति रहते हैं, तो शायद दूरी पर घर हो सकता है और आजू बाजू का एनवायरमेंट भी उतना अच्छा नहीं रहेगा, शायद बंजर जैसी फीलिंग्स रहेगी। शनि है तो हाइट पर लगे लेकिन थोड़ा सा रिमोट एरिया पर रहेगा।
तो इस प्रकार से राहु है तो राहु तो ठीक ठाक आसपास बस्ती होगी और शायद आगे नाला हो सकता है, इस प्रकार से आप डिस्क्राइब कर सकते और मंदिर भी बता सकते हैं आसपास कौन सा मंदिर है, किस प्रकार सा है। अगर राहु है केतु इस तो स्थान देवता का मंदिर हो सकता है और आजू बाजू, और इस प्रकार से है। शनि है मंगल है तो आसपास काल भैरव का मंदिर हो सकता है, इस प्रकार से भी आप बता सकते हैं। तो इतना इजी सिंपल है, आपको 10th हाउस को देखना है और 10th हाउस में जो प्लैनेट्स है उसे डिस्क्राइब करना है, वहां से प्रिडिक्शन निकालना है। वो जो चीजें हैं मैंने आपको अभी मैंने बता दी है, बस उसका आप इस्तेमाल कीजिए, आपको प्रिडिक्शन निकाल आ जाएगा। बस सिंपल है, 10th हाउस को देखना है। फिर आपका सोर्स ऑफ पाउस देखना है, यानी कि आपका जीवन साथी कहां से है और किस पद्धति से आपके पास रिश्ता वो आ सकता है, ये हम जान सकते हैं। जैसे कि इसके लिए आपको देखना क्या है, 7th लॉर्ड की प्लेसमेंट देखनी, 7th लॉर्ड की प्लेसमेंट और 7th लॉर्ड के नक्षत्र लॉर्ड की प्लेसमेंट देखनी। जैसे कि अगर 7th लॉर्ड इज इन द 3rd हाउस, ओके, या 3rd हाउस से कनेक्शन बन रहा है उसका नक्षत्र लॉर्ड से भी, या 3rd हाउस में है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो इस मैरिज ब्यूरो से लाइफ पार्टनर आ सकता है, या फिर रिलेटिव यानी कि दूर क्षेत्र से जो रिलेटिव्स है उनके पास, या जो पड़ोसी है उनसे भी रिश्ता आ सकता है। लेकिन इनको मैरिज ब्यूरो से रिलेशंस या मैरिज ब्यूरो से ज्यादा रिश्ते हो सकते हैं, और इनके रिश्ते में कम्युनिकेशन फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अगर सेकंड हाउस में है, यानी कि सेकंड हाउस में है, अगर 10th हाउस या सेकंड हाउस से कनेक्शन बना रहा है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं तो लाइफ पार्टनर फैमिली से ही होगा, फैमिली से ही, या पुराने रिश्तेदार हो सकते हैं, या फैमिली से बीच में से ही रिश्ता आ सकता है और रिश्ता अंत तक हो जाएगा और वहां से शादी हो सकती है। फिर इस प्रकार से आपको देखना है। जैसे 4th लॉर्ड में है, अगर 4th लॉर्ड में अगर आप समझे कि 4th लॉर्ड में 7th लॉर्ड का कनेक्शन बना रहा है, तो निश्चित तौर पर लाइफ पार्टनर कहीं ना कहीं माता जी से आ सकता है, या घर के आसपास से संबंधित ही हो सकता है, या माता जी से या मदर के रिलेशन से हो सकता है। 5th हाउस में है तो फिर ये भी मैरिज ब्यूरो इंडिकेट कर रहा है, और कहीं ना कहीं तो इसमें रिलेटिव से आता है। लो मैरिज भी होते हैं, लेकिन वो लो मैरिज वो अलग फैक्टर है, लेकिन रिलेटिव से आता है। 6th हाउस में है तो मदर की जो रिलेशंस होते हैं, यानी कि आपके मामा मासी, इनसे रिश्ता आता है, इनसे रिश्ता आता है। लेकिन 6th हाउस, लेकिन 7th लॉर्ड का कनेक्शन 6th हाउस से होना चाहिए। अगर 7th लॉर्ड का कनेक्शन 8th हाउस से, तो कहीं से भी रिश्ता आ सकता है, कहीं से भी, इसमें कोई लिमिट नहीं। 8th हाउस में कहीं से भी रिश्ता आ सकता है, लेकिन यहां पर देखा जाए तो बहुत सारी चीजों पे पुराने रिश्तों से ही आता है, जो इनहेरिटेंस रिश्ते होते हैं उनसे ही रिश्ता आता है, और सडनली रिश्ता आता है, क्योंकि जो 8th हाउस का जो नेचर है वो है सडननेस। एक्साइटमेंट भी होती है, लेकिन सडननेस, अचानक चीजें होना, तो इसलिए ये कहीं से भी आ सकता है। अगर 9th हाउस से है तो पिताजी से और पिताजी की फैमिली से रिश्ता आता है, या फिर गुरु से, या जो रिपीटेड या जो लोग होते हैं समाज में उनसे रिश्ता आता है। अगर 10th हाउस में है तो भी फैमिली, जैसे कि ऑफिस से भी रिश्ता आता है, तो ऑफिस के कलीग से भी रिश्ता आ सकता है, और फादर के फैमिली से भी रिश्ता यहां से बन सकता है। 11th हाउस में है तो डेफिनेटली सोशल नेटवर्क, सोशल साइट से, मैरिज ब्यूरो से और फ्रेंड से रिश्ता आ सकता है। अगर 12th हाउस में है तो कहीं से भी रिश्ता आ सकता है, इसमें इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं। 12th हाउस और 8th हाउस कहीं से भी रिश्ता आ सकता है, लेकिन इसका कनेक्शन आपको इन हाउस से देखना चाहिए कि किस प्रकार से जो रिलेशन बन रहा है वो किस प्रकार से है, इसको आपको देखना चाहिए। और आप नक्षत्र लॉर्ड से भी देखिए और प्लेसमेंट से देखिए, जैसे 7th लॉर्ड कहाँ पे प्लेस है, और वो नक्षत्र लॉर्ड, जैसे अगर यहां पर देखिए 12th हाउस में है और विशाखा नक्षत्र में है, और जुपिटर इज इन द प्लेस इन द 2nd हाउस, तो जो भी रिश्ता आया, दूर का रिश्तेदार थे लेकिन पुराने रिश्तेदार, और फैमिली से ही रिश्ता आया, फैमिली से ही रिश्ता आया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, तो इस प्रकार से आपको देखना चाहिए, हर एक चीज को आप देख सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है और इसके आंसर्स देना भी बहुत मजेदार होता है। और नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं हम, एडिक्शन एंड सेक्सुअल वीकनेस, ये भी सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए आपको देखने कौन से हाउसेस है, 7th हाउस, 12th हाउस, और 7th हाउस, 12th हाउस, और नियर अबाउट फर्स्ट 8th हाउस को भी देखना पड़ता है। एडिक्शन 7th हाउस, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 7th हाउस और 12th हाउस को देखना है। इसमें आपको देखना क्या है ये समझिए, आपको इसमें देखना क्या है। देखिए 7th हाउस, एडिक्शन, अगर एडिक्शन यानी कि जैसे हम जिसे बोलते हैं कि किसी अल्कोहलिक हो जाना, ओके, अल्कोहलिक, इस प्रकार का एडिक्शन, अगर इस प्रकार का एडिक्शन है तो 12th हाउस इन लोगों का मजबूत होता है, 8th हाउस भी मजबूत।
जैसे लग्न पर राहु का ज्यादा प्रभाव, लग्न राहु का ज्यादा प्रभाव, जुपिटर राहु 12, जुपिटर राहु का कनेक्शन होना, शुक्र राहु का कनेक्शन होगा 7th हाउस में, 12th हाउस में, 8th हाउस में, तो ये भी अल्कोहलिक बना देता है। 12th हाउस में ज्यादा प्लैनेट्स, जितने ज्यादा प्लैनेट्स 12th हाउस में होगा उतना चांस बनता है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं तो एडिक्शन में जा सकता है। इस चीज को नोट डाउन कीजिए। फिर सेक्सुअल वीकनेस को देखना है, क्योंकि ये भी सबसे महत्वपूर्ण होता है, तो इसके लिए आपको 7th हाउस 12th हाउस को देखना है। 7th हाउस और 12th हाउस को देखना है। अगर 7th हाउस में सैटर्न जुपिटर, क्षमा चाहता हूं, जुपिटर मर्क्यूरी, क्षमा चाहता हूं, इसमें भी अगर 7th हाउस को देखना है तो सैटर्न और मर्क्यूरी को देखना है। सैटर्न और मर्क्यूरी, सैटर्न मर्क्यूरी और सन को देखना है। अगर 7th हाउस में सैटर्न मर्क्यूरी या सैटर्न सन या सैटर्न मर्क्यूरी सन एक साथ हो, इस प्रकार की कॉम्बिनेशन हो, या सैटर्न केतु भी हो, तो भी कहीं ना कहीं तो व्यक्ति में सेक्सुअल वीकनेस रह सकती है। अगर 12th हाउस में भी मर्क्यूरी सन मर्क्यूरी सैटर्न एक साथ हो या एक जैसे इनके कॉम्बिनेशंस हो, तो भी कहीं ना कहीं तो सेक्सुअल वीकनेस व्यक्ति में रह सकती है। जैसे सन मर्क्यूरी एक साथ 7th या 12th हाउस में होगा, मर्क्यूरी या सैटर्न एक साथ 7th या 12th हाउस में होगा, ये भी कहीं ना कहीं तो सेक्सुअल वीकनेस को इंडिकेट करता है। या फिर 7th हाउस का जो भाव मध्य होता है, जैसे कि यहां पर 12th डिग्री है, अगर 12th डिग्री के एकदम नजदीक अगर रेट्रो सैटर्न हो, रेट्रो सैटर्न वो भी मर्क्यूरी के नक्षत्र में हो, तो भी प्रॉब्लम्स आते। अगर 7th लॉर्ड के जो डिग्री होती है उसके कंप्लीटली नजदीक अगर मर्क्यूरी हो और सन मर्क्यूरी का कॉम्बिनेशन हो, तो भी ये दिक्कत आ सकती है। एडिक्शन के लिए आपको यह भी देखना है कि मार्स को, अगर मार्स कुछ नक्षत्रों में है, जैसे कि मार्स जैसे कि अगर कर्क राशि में है अश्लेषा नक्षत्र में, सैटर्न अगर है मेष राशि में कृतिका नक्षत्र में, तो भी 7th हाउस में या 12th हाउस में, तो भी कहीं ना कहीं तो ये चांसेस ज्यादा रहते हैं कि कहीं ना कहीं तो व्यक्ति एडिक्शन में जा सकता है। लेकिन इसका कनेक्शन देखिए 7th लग्न या 12th से होना चाहिए, तो ये भी चीज को आप याद रखिए। तो इस प्रकार से आप जान सकते हैं कि वीकनेस क्या रह सकती है, कि किस प्रकार से रखते हैं। रिलेशन विद इन लॉज, ये भी सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है। इसके लिए आपको क्या क्या देखना है, देखिए 3rd हाउस को देखना है, 4th हाउस को देखना है, 10th हाउस को देखना है और मून सन को देखना है। तो ये किस प्रकार से देखना चाहिए, देखिए इस विषय को भी हम ज्यादा स्पष्ट रूप से देखते हैं। इन लॉज के साथ रिलेशन, जैसे 7th हाउस हो गए, मेन हाउस हो गया, 4th हाउस हो गए आपके ससुर, 4th हाउस हो गए ओवरऑल द नेचर, यानी कि 4th हाउस अच्छा होना चाहिए किसी इन लॉज का सुख के लिए। स्पेशली लड़कियों की कुंडली में 4th हाउस सही होना चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, लड़कियों के कुंडली में फीमेल्स चार्ट में 4th हाउस सही होना चाहिए। 4th हाउस में मंगल राहु, मंगल केतु, शनि मंगल मंगल, इस प्रकार के कॉम्बिनेशन नहीं होनी चाहिए। अगर ये है तो कहीं ना कहीं तो इन लॉज के साथ अवश्य ही झगड़े होते, अवश्य ही रिलेशन इतना अच्छा नहीं बन पाता। फिर आपको देखना है 4th हाउस। 4th हाउस क्या है, क्योंकि ये आपकी सास, तो सास अगर यहां पर देखिए, यहां पर मंगल है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो अवश्य ही झगड़ा हो सकता है, रिलेशन उतने बेहतरीन नहीं रह सकते, क्योंकि ईगो प्रॉब्लम्स होती है। अगर सन है तो भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। लेकिन 4th हाउस में या फिर 10th हाउस में, स्पेशली फीमेल चार्ट में ज्यादा कॉम्बिनेशन इस प्रकार से नहीं होने चाहिए, जैसे मंगल राहु, मंगल केतु, शनि मंगल मंगल राहु, इस प्रकार के शनि राहु, इस प्रकार के कॉम्बिनेशन, या चंद्र केतु, चंद्र राहु, इस प्रकार के कॉम्बिनेशन 4th या 10th एक्सिस पे नहीं होने चाहिए। अगर है तो डेफिनेटली फीमेल्स के, स्पेशली फीमेल के चार्ट में है, तो फीमेल्स के जीवन में इन लॉज के साथ रिलेशन उतना बेहतरीन नहीं बन पाता। बस यही सिंपल है, इसको इसको आप समझ लीजिए और इसको जानिए। तो इन लॉज को देखने के लिए आपको 4th हाउस और 10th हाउस को देखना है। क्यों, अगर ठीक है ससुर तो आपके 3rd हाउस से देखेंगे, लेकिन फिर भी 4th हाउस क्यों, क्योंकि ये मूल काल पुरुष कुंडली का सुख हाउस है। यहां से पता चलता है कि आपके फैमिली के भीतर किस प्रकार से रिलेशन रहे, और ये फीमेल चार्ट में अवश्य देखना पड़ता है। 4th हाउस और 10th हाउस, इसमें बैड कॉम्बिनेशंस नहीं होने चाहिए, जैसे मंगल राहु, मंगल केतु, शनि मंगल, या फिर शनि रवि का कॉम्बिनेशन हो, चंद्र केतु हो, इस प्रकार के कॉम्बिनेशंस नहीं होने चाहिए। अगर है तो इन लॉज के साथ रिलेशंस खराब रहता है। इस प्रकार से भी आप देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, इजी प्रकार से आप जान सकते हैं इस पूरे विषय को।
फिर आप एक्सपेंसेस इन मैरिज, यानी कि मैरिज में कितना खर्चा हो सकता है ये भी हम जान सकते हैं। किस प्रकार से जान सकते हैं? जैसे कि अगर एट्थ हाउस में, अगर एट्थ हाउस में शुभ ग्रह है, अगर सेवंथ हाउस में पाप ग्रह है, या ट्वेल्थ हाउस में जैसे सैटर्न सन मार्स राहु मन मंगल केतु, इस मार्स केतु के इस प्रकार से कॉम्बिनेशन है सेवंथ हाउस में या ट्वेल्थ हाउस में, और या फिर सेवंथ एट्थ हाउस में शुभ ग्रह है, तो शादी में ज्यादा खर्चा हो सकता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर सेवंथ हाउस में निगेटिव कॉम्बिनेशन है, ट्वेल्थ हाउस में भी निगेटिव कॉम्बिनेशन है, ये तो हो गई एक पार्ट, तो शादी में अवश्य ही खर्चा ज्यादा हो सकता है। अगर एट्थ हाउस में भी शुभ ग्रह है, तो भी शादी में खर्चा ज्यादा हो सकता है, ये आप याद रखिए। तो एक्सपेंसेस भी आप जान सकते हैं, इतना इजी। इसलिए आपको मैंने क्या कहा कि सेवंथ हाउस और ट्वेल्थ हाउस में निगेटिव कॉम्बिनेशंस नहीं होनी चाहिए, जैसे मंगल राहु मंगल केतु शनि मंगल, जो हमेशा से मैं बताते आ रहा हूं, वो कॉम्बिनेशन है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो शादी में खर्चा ज्यादा हो सकता है, एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा। और अगर एट्थ हाउस में शुभ प्लैनेट है तो भी ज्यादा हो सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ये है क्वालिटी ऑफ फैमिली। क्वालिटी ऑफ फैमिली यानी कि क्या? जो भी फैमिली, जो भी आपकी स्पाउस फैमिली है, उसका दर्जा क्या होगा, उसकी क्वालिटी क्या होगी, होगी। तो ये भी आप जान सकते। अगर अगर एट्थ हाउस में पाप ग्रह जैसे सैटर्न मार्स, मार्स राहु मंगल केतु, तो कहीं ना कहीं तो फैमिली की क्वालिटी, दर्जा उतना खास नहीं होता। ये भी आप समझ लीजिए। अगर एट्थ हाउस में ये कॉम्बिनेशन है तो भी ये प्रॉब्लम्स। एट्थ हाउस में शुभ प्लैनेट्स होने चाहिए, जैसे जुपिटर वीनस, जुपिटर राहु, या सॉरी जुपिटर वीनस हो या मरकुरी हो, और या फिर अकेले पाप ग्रह होने चाहिए, जैसे कि अकेले सैटर्न, अकेला मार्स, अकेला राहु, अकेला केतु, ठीक है। लेकिन कॉम्बिनेशंस में है तो फैमिली का जो वेटेज होता है, फैमिली का जो क्वालिटी होता है, वो कहीं ना कहीं तो उसमें गड़बड़ अवश्य ही रहती है। तो इस प्रकार से आप देख सकते, ये चीजें आप जान सकते। इतना सिंपल है, इतना सहज है, सुंदर है, बहुत ही सिंपल है, बस आप उसका उपयोग कीजिए। जैसे लास्ट पॉइंट को देखते हैं, नेचर एंड लुक्स। लुक्स को देखने के लिए, नेचर को देखने के लिए आपको राशि, प्लैनेट्स और सेवंथ लॉर्ड को देखना आवश्यक होता है। देखिए नेचर को देखने के लिए आपका जो जीवन साथी है, उसके जो जीवन साथी है उसका नेचर देखने के लिए आपको सेवंथ हाउस को देखना है। पहले तो उसमें कौन सी राशि है, फिर सेवंथ हाउस में जो प्लैनेट्स है उसको देखना है, और उसके बाद सेवंथ लॉर्ड को देखना है। लेकिन उससे पहले सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपको कारक को देखना है। जैसे मेल चार्ट में आपको वीनस को देखना है, और फीमेल चार्ट में मार्स को देखना है। जैसे फीमेल चार्ट में मार्स राहु मंगल केतु, मार्स केतु, मार्स राहु शनि मार्स, ये जो कॉम्बिनेशन अगर है तो निश्चित तौर पर लाइफ पार्टनर कहीं ना कहीं तो वियर्ड होगा, वियर्ड वे ऑफ थिंकिंग होगी, वियर्ड नेचर का होगा, एग्रेसिव होगा, एसेटिव हो सकता है। कुछ ना कुछ तो उसकी ऐसी आदत रहेगी जो दिक्कत बन सकती है। अगर मेल चार्ट में वीनस के तो वीनस राहु है, तो वीनस के तो अगर स्पेशली है तो भी वियर्ड बिहेवियर रह सकता है वाइफ। इस प्रकार से आप जान सकते हैं। फिर आप सेवंथ हाउस की तरफ आए, उसमें देखिए राशि कौन सी है। अगर राशि मार्स है तो डेफिनेटली वर्कोहलिक रहेगा, आगे बढ़ने के विचार अवश्य ही रहेगी, विचार सरनी रहेगी, एग्रेसिव होगा, एसिटिव हो सकता है, और हमेशा प्रोग्रेस की सोच रहेगी। अगर यहाँ पर जैसे टॉरस है तो डेफिनेटली वे ऑफ थिंकिंग फाइनेंशियल होगा, फाइनेंस का विचार हमेशा करेगा, बोलने की आदत रहेगी, बोलने की विचार सरनी रहेगी, और इंप्रेस करने की आदत रहेगी, खुद से ज्यादा खर्चा करने की आदत रहेगी, और डेफिनेटली प्रैक्टिकल रहेगा, फाइनेंशियल थॉट्स ज्यादा रहेंगे, प्रैक्टिकल रहेगा। अगर कर्क कैंसर राशि है तो डेफिनेटली लाइफ पार्टनर कहीं ना कहीं तो इमोशनल रहेगा, सेंसिटिव रहेगा। इस प्रकार से आपको विचार करना चाहिए। फिर आपको वहां पे प्लैनेट्स कौन से हैं वो देखिए। अगर मार्स है तो डेफिनेटली एग्रेसिव रहेगा, बिहेवियर एग्रेशन रहेगा, स्टबॉर्न रह सकता है, झगड़ालू रह सकता है, ये भी चीजें आपको याद रखनी। अगर सन है तो ईगोइस्ट रहेगा, और ईगो ही मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिसके वजह से ईगो के प्रॉब्लम के कारण ही वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स आती है, अगर सेवंथ हाउस में सन हो। और ऐसे लोगों को पब्लिक प्लेस, ऐसे लोगों को जो सेरेमनी होती है, जो कि फैमिली आते हैं या रिलेटिव्स का जो सेरेमनी होती है, इसमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि झगड़ा हो सकता है ईगो के कारण। तो ईगो प्रॉब्लमेटिक रहता है इन लोगों के बीच में। अगर मर्क्यूरी है तो डेफिनेटली लाइफ पार्टनर की बोलने की आदत रहेगी, हैप्पी गो लकी नेचर होगा,
जीवन में बोलने की आदत रहेगी, एंजॉय करने की आदत रहेगी, थॉट्स अच्छे होंगे और फाइनेंस का भी विचार करेगा और प्रैक्टिकल रहेगा और बोलने की खास तौर पर आदत रहेगी, कम्युनिकेशन बेहतरीन हो सकता है उसका। इस प्रकार से आपको विचार करना। शनि है तो डेफिनेटली मैच्योर रहेगा। शनि जुपिटर मैच्योरिटी प्रदान करते हैं, पर्सनैलिटी में एक मैच्योरिटी होगा जो कि आगे जाकर अच्छी भी रहे। अकेले सैटर्न बहुत ही अच्छा रहता है 7th हाउस में। लुक्स क्या, लुक्स अगर देखा जाए तो सैटर्न मार्स स्टब बॉर्न, सैटर्न अगर मार्स है तो लीन बॉडी होती है और बहुत ही अच्छी फिजिक्स भी होती है व्यक्ति की। टॉल डार्क भी हो सकता है, टॉल डार्क हैंडसम हो सकता है, फिजिक्स बहुत ही अच्छा रहता है। दूसरा, अगर सन है तो डेफिनेटली अगर सन है तो जो वर्ण होता है वो भी अच्छा होता है। मून है तो राउंडेड फेसेस होता है और एक आकर्षक चेहरा रहता है और जिसमें एक सेंसिटिविटी की एक झलक आपको दिखती है ऐसे व्यक्ति में। मरकुरी है तो डेफिनेटली एक देखते ही आपको हंसी मजाक की एक झलक उस व्यक्ति में दिखाई देती है। वीनस है तो बहुत ही अच्छा लुक्स रहता है ऐसे व्यक्ति का। तो ये सभी का आपको कॉम्बिनेशन करके ये देखना पड़ता है। तो इसलिए अगर आपको नेचर और लुक्स को देखना है तो पहले तो 7th हाउस को देखिए, राशि को देखिए, फिर वहां पे कौन से प्लैनेट्स है उसको देखिए और उसके बाद आप डिसाइड कीजिए। और ये मत भूलिए कि वीनस और मार्स को, क्योंकि वो कारक है। इस प्रकार से आपको ये सभी देखना है। तो इस प्रकार से आज के हमने वीडियो में देखा कि किस प्रकार ऑल अबाउट द लाइफ पार्टनर, उसमें क्या क्या हमने देखा, डिस्टेंस, डायरेक्शन, नेचर, लुक्स, प्लेस, स्ट्रक्चर, सोर्स ऑफ पाउस, एडिक्शन, सेक्सुअल वीकनेस, रिलेशन विद द इन लॉज, एक्सपेंशन इन मैरिज, क्वालिटी ऑफ फैमिली। इस प्रकार से हमने सभी विषय को देखा है, सभी विषयों को हमने जाना है, सभी विषयों को हमने देखा है। तो इस प्रकार से आप हर एक विषय का, यानी कि स्पेशली लाइफ पार्टनर के बारे में बहुत सारी चीजों का आप विचार भी कर सकते हैं कि किस प्रकार से आपको इस विषय के बारे में विचार करना है। ये हमने इस वीडियो में चर्चा किया और डिस्कस किया। तो आप पूरा वीडियो को देखिए, आप इस पूरे विषय को आप समझ जाओगे। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही अच्छे विषयों के लिए सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और फिर मिलते हैं किसी अच्छे विषय को लेकर। आज के लिए बस इतना ही। प्रणाम। ओम नमः शिवाय।